अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद अवैस इकबाल आज बायो के नए टॉपिक के साथ आपके सामने जो है वो पेश है। आज का टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है उसका नाम गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन है कि इंसानों के अंदर गैसों का तबादला जो है वो कैसे होता है, कि बाहर से हवा जो है वो जिस्म के अंदर आती है और अंदर से हवा जो है किस तरीके से जिस्म से बाहर जाती है। जो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन है ये एयर पैसेज वे और लंग्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एयर पैसेज वे का मतलब है कि वो वाला रास्ता जिसके जरिए बाहर से हवा जिस्म के अंदर जाती है और अंदर से हवा जो है वो जिस्म से बाहर आती है। तो कौन कौन से हिस्से जो है इस एयर पैसेज वे में इन्वॉल्व होते हैं, पहले हम उन हिस्सों को इनलिस्ट कर लेते हैं। जो रास्ता हवा को बाहर से जिस्म के अंदर लेकर जाए या अंदर से बाहर जो है वो लेकर आए उसको हम एयर पैसेज वे कहते हैं और वो मुश्तमिल है नोज पे, हमारा जो नाक है। आगे इसमें जो है वो हमारे पास नेजल कैविटी आती है, नेजल कैविटी के बाद नॉस्टल्स आते हैं, फिर फेरेंक्स है, इसके बाद हवा लेरेंक्स के पास जाती है, लेरेंक्स से ट्रैकिया में गुजरती है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई तक पहुंचती है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स तक जाती है और ब्रोंक्यूल से ब्रोंक्यूलर जो हमारे पास एल्वुलर डक्ट है वहां तक जाती है और एल्वुलर डक्ट से हवा जो है वो एल्वुलाई में जाती है। एल्वुलाई दर हकीकत सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां से जिस्म और हवा के दरमियान, ब्लड और हवा के दरमियान गैसेस का तबादला जो है, एल्वुलाई के दरमियान गैसेस का तबादला जो है वो होता है। अब इनको वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारे पास है नोज। असल में हमारा जो नोज है ये अगर इसकी ओपनिंग देखी जाए कि बाहर वाली साइड पे ये दो सराखों की मदद से खुलता है और अंदर वाली साइड पे भी ये दो सराखों की मदद से हवा को अंदर लेकर जाता है। ये जो हमारे नोज के अंदर सराख हैं जो बाहर वाली साइड पे हैं या अंदर वाली साइड पे, इनके लिए नॉस्ट्रल्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वो वाले सराख जो नाक से बाहर वाली साइड पे हैं इनके लिए हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं और जो सराख अंदर वाली साइड पे हैं उनके लिए हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और नेजल कैविटी अंदर वाला जो एरिया है इन दोनों सराखों के दरमियान उनके लिए हम किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नेजल कैविटी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो नोज है अगर एक्सटर्नली इसको पढ़ा जाए तो ये कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। कार्टिलेज जो है आप कह लें कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको थोड़ा मोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो इस नोज के अंदर दो चीजें जो है वो मौजूद होती हैं, एक म्यूकस है और दूसरा जो है वो हेयर्स है। अगर इन दोनों का फंक्शन जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाए तो इनका फंक्शन है हेयर्स का और म्यूकस का कि बाहर से जो भी हवा आती है उसके अंदर मट्टी के ज़रात जो है होते हैं, कभी वेरिएबल मतलब होते हैं, कभी मट्टी के ज़रात ज़्यादा होंगे, कभी जो है वो मट्टी के ज़रात जो है वो कम होंगे। तो ये जो हेयर्स हैं या म्यूकस है ये मट्टी के ज़रात को ट्रैप करने में मदद करते हैं। मतलब हमारे जिस्म में जो हवा गुजरनी है उस हवा को फिल्टर होके अंदर जाने की इजाज़त देते हैं। तो कहने का मतलब जो हेयर्स हैं या म्यूकस हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। इनका एक और भी म्यूकस का इंतहाई जो है वो अहम फंक्शन है कि ये बाहर से आने वाली जो हवा है उसके टेम्परेचर को इनहांस करके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देती है। मतलब आपको पता है कि हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो इतना नहीं होता। मतलब सर्दियों में आपने कभी नोट किया हो तो बड़ी ठंडी हवा है वो जिसके अंदर हम सांस लेते हैं वो हमारे जिस्म में जाने की कोशिश करती है। तो म्यूकस जो है अपनी अवलीन कोशिश करता है कि उस टेम्परेचर, उस हवा के मॉइस्चर को खत्म कर दिया जाए और उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किया जाए ताकि वो ठंडी हवा जिस्म में जाके हमें बीमारियों में मुब्तला ना करे। तो बाहर से आने वाली हवा को फिल्टर करना वो हेयर्स के जुम्मे है, म्यूकस भी उसका मावन है
और म्यूकस जो है वो हवा के टेम्परेचर को इनहांस करके बॉडी टेम्परेचर के बराबर करने में क्या करता है, मदद करता है, ताकि हम ठंडी हवा की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला जो है वो ना हो। तो ये हमारे पास हमने किसके बारे में पढ़ा है जी, नोज के बारे में। अब मैंने जो है ये जो गैसियस एक्सचेंज एयर पैसेज वे या लंग्स के अंदर जो है वो होता है, एयर पैसेज वे उस हवा को उठाकर लेकर जाते हैं, लंग्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गैसेस एक्सचेंज के। तो मैंने ये वाला जो सिस्टम है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उसका स्केच जो है वो यहां पे ड्रा किया। आप सबसे ऊपर देख सकते हैं ये हमारे पास नेजल कैविटी है, इससे नीचे वाली साइड पे ये हमारे पास ऑरल कैविटी है, मतलब हमारा जो मुंह है। नेजल कैविटी जिसके जरिए हवा जिस्म के अंदर लेकर जा रहे हैं, ऑरल कैविटी जिसके जरिए हवा भी लेकर जा सकते हैं और खुराक भी लेकर जा सकते हैं। इसके बाद जो सराख बाहर वाली साइड पे खुल रहे हैं, मैंने उनको भी लेबल किया है, वो हमारे पास नॉस्ट्रल्स हैं। और ऊपर मैंने बताया जो बाहर वाली साइड पे खुलते हैं वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, जो अंदर वाली साइड पे खुलते हैं उनके लिए इंटरनल नॉस्ट्रल्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि यहां पे एक फ्लैप होता है, एक ढकना होता है, उसका नाम एपिग्लोटस है। एपिग्लोटस जो है अगर उसको देखा जाए, उसके नीचे वाली साइड पे जो ओपनिंग होती है, जो सराख होते हैं, उनको ग्लोटस के नाम से लेबल किया गया। और फिर एक मतलब हमारे पास 12 सेंटीमीटर लंबा एक पाइप की तरह का हिस्सा होता है, वो ट्रैकिया है। ट्रैकिया जाके आगे डिवाइड हो रहा है तो वो ब्रोंकाई बना रहे हैं, और ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर जाके मजीद डिवाइड होते हैं तो वो ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, और ब्रोंक्यूल जो है वो आगे एल्वुलाई बनाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को मैंने लेबल कर दिया कि ये हमारे पास जो है वो लंग है। तो ये जितने भी हिस्से मैंने लिखे थे इस डायग्राम से हमने जो है उनको शो आउट करने की कोशिश की। तो नोज को हमने डिटेल से पढ़ा, उसमें म्यूकस के फंक्शन को भी पढ़ा, हमने हेयर्स को भी डिस्कस किया। तो नोज के बाद हमने जो है वो आगे मतलब नेजल कैविटी साथ डिस्कस हो गई, नॉस्ट्रल्स की भी बात हो गई। अब हम चलते हैं आगे, हमारा जो मेजर टॉपिक है उसका नाम है फेरिंक्स। असल में होता ये है कि ये जो हमारा एसोफेगस है, आप ये कह लें कि ऊपर से खुराक का और हवा का रास्ता जो है वो कॉमन है, मतलब एक ही नाली है, एक ही नाली है जो खुराक को भी नीचे लेकर आ रही है, फूड को भी नीचे लेकर आ रही है, और एयर जो है वो भी इसी नाली के जरिए जो है वो पास ऑन हो रही है। नाली एक ही है, मतलब ऊपर से एक ही डक्ट है, एक ही नाली है जिसके अंदर से हवा भी गुजर रही है और जिसके अंदर से खुराक भी जो है वो गुजर रही है। लेकिन नीचे जाके रास्ते हो जाते हैं दो, एक नाली जो है वो लंग्स की तरफ जाती है, एक नाली जो है वो स्टमक की तरफ जाती है। डेफिनेटली जो नाली स्टमक की तरफ जाएगी वो खुराक को लेकर जाएगी, और जो नाली लंग्स की तरफ जाएगी वो एयर को ले जाने का रिस्पॉन्सिबल होगी। अब इन नालियों के जो ऊपर वाले सराख हैं, इन नालियों की जो ऊपर वाली ओपनिंग है, उस ओपनिंग के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ग्लोटस। मतलब हमारे पास जो छोटे सराख हैं, जो इन नालियों के माउथ हैं, इनके जो मुंह हैं, उनकी जो ओपनिंग है, उसके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? ग्लोटस का। और ग्लोटस के ऊपर एक फ्लैप होता है, ग्लोटस के ऊपर एक ढकना होता है जो कार्टिलेज से मिलके बना होता है। उस ढकने का नाम जो है वो एपिग्लोटस है। एपी का लफ्जी मतलब होता है ऊपर, और ग्लोटस का मतलब सराख, सराखों से ऊपर जो फ्लैप होता है, सराखों के ऊपर जो ढकना होता है, उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एपिग्लोटस। और जो एपिग्लोटस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है खुराक को खुराक वाली नाली में भेजने का। एपिग्लोटस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हवा को हवा वाली नाली में भेजने का। मैं अगर इंतहाई सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश करूं, चाहे ये प्रोसेस इस तरह एक्यूरेटली ना हो रहा हो, लेकिन आपको समझाने के लिए अगर मैं आपको कह दूं कि जब ऊपर से खुराक आ रही होती है तो ये वाला जो एपिग्लोटस है ये जाके बंद कर देता है किसको? लंग्स की तरफ जाने वाली नाली को, ताकि ये खुराक जो है ये गुजर जाए किस में? स्टमक वाली नाली में। मतलब ये खुराक को खुराक वाली नाली में भेजने का रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ऊपर से हवा आ रही हो तो ये एपिग्लोटस जो है वो बंद कर देता है किसको? स्टमक वाली नाली को।
ताकि हवा जो है वो किधर गुजर जाए, हवा वाली नाली में, ताकि हवा जो है वो लंग्स तक जा सके। तो एपिग्लोटस इज रिस्पॉन्सिबल, एपिग्लोटस जो है वो इज रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है खुराक को भेजना खुराक वाली नाली में, स्टमक की तरफ, और हवा को भेजना हवा वाली नाली में, लंग्स की तरफ। ठीक है, तो इन नालियों की जो ओपनिंग्स हैं उनके लिए ग्लोटस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी जो कवरिंग है जो कार्टिलेज से मिलकर बनी है उसके लिए एपिग्लोटस का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो एयर पैसेज वे का अगला हिस्सा है वो हमारे पास लेरिंक्स है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज लेरिंक्स? लेरिंक्स क्या है? लेरिंक्स का एक और भी नाम है वॉइस बॉक्स। और अगर लेरिंक्स की पोजीशन देखी जाए, ये फेरेंक्स और ट्रैकिया, फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान होता है, मतलब फेरेंक्स के बाद होता है और ट्रैकिया से पहले होता है। ये फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान वाला हिस्सा है, इसका एक नाम है वॉइस बॉक्स। इसको आला सौत भी कहते हैं। सौत का मतलब होता है आवाज, आवाज पैदा करने वाला आला। अब सवाल ये पैदा होता है, ये आवाज कैसे पैदा करता है? दर हकीकत लेरिंक्स के पास वोकल कार्ड्स मौजूद होते हैं, वोकल कार्ड मौजूद होते हैं। जब लेरिंक्स में से लेरिंक्स में से हवा गुजरती है वो वोकल कार्ड के साथ टकराती है, जिसकी वजह से वोकल कार्ड वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वोकल कार्ड जो है वाइब्रेट करते हैं। और आपको पता है वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि वाइब्रेशन जो है वो साउंड को पैदा करने की जिम्मेदार होती है। आपने कभी देखा हो कि आप बोलते हुए कभी इधर अपने हाथ रख के देखें, आप ऊंची आवाज में बात करें और इधर हाथ रख के देखें, आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, क्योंकि ये वोकल कार्ड जो है ये वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन के बगैर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। आपने कभी एक ऊंची आवाज में चलते हुए म्यूजिक वाले सिस्टम को देखा होगा, तो वो जो स्पीकर होता है उसके ऊपर जो कार्ड लगा होता है वो इस तरह से वाइब्रेट ऊपर नीचे कर रहा होता है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो किसकी वजह से बोल रहा हूं? वोकल कार्ड की वाइब्रेशन की वजह से। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमूमन हमें ये बात सुनने को मिलती है कि हम जबान से बोलते हैं। ये बात गलत है, हम जबान से नहीं बोलते, हमारी जबान वोकल कार्ड की पैदाशुदा आवाज को सिर्फ लफ्जों में तब्दील करती है। अब आप देखें, अगर एक बंदा जो है वो गूंगा है, उसकी जबान है ही नहीं, क्या वो बोलता नहीं है? वो बोलता है। हां, ये फर्क है कि उसके अल्फाज की हमें समझ नहीं आती, हमें पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वोकल कार्ड है ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारी जो जबान है वोकल कार्ड की पैदाशुदा जो आवाज है उसको लफ्जों में तब्दील करती है। एक और भी बात सुनिएगा, रिस्पॉन्सिबल अगर जबान है पैदाशुदा आवाज को लफ्जों में तब्दील करने के लिए, तो हमारे ये चीक्स जो हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर चीक्स ना हो हमारा तलफ़्फ़ुज़ फिर भी जाहिर नहीं होगा, और अगर हमारे जो हैं वो होंठ ना हो फिर भी तलफ़्फ़ुज़ जो है वो वाज़िया जाहिर नहीं होगा, और अगर हमारे टीथ ना हो, दांत ना हो, फिर भी हम वोकल कार्ड की पैदाशुदा आवाज को क्लियर तलफ़्फ़ुज़ के साथ लफ्जों में चेंज नहीं कर सकते। यही वजह है जो बूढ़े लोग जिनके दांत नहीं होते उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया नहीं होता, हालांकि उनकी जबान होती है, सिर्फ दांत नहीं होते, उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया नहीं होता, उनके लफ्जों की बड़ी मुश्किल से समझ आती है। तो कहने का मतलब लेरिंक्स एक ऐसा हिस्सा जो फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में मौजूद होता है। इस हिस्से के लिए वॉइस बॉक्स, आला सौत, आवाज पैदा करने वाले हिस्से का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर वोकल कार्ड है, जब इसके साथ जाके हवा जो है वो टकराती है
वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है और वाइब्रेशन जो है वो साउंड पैदा करने का बायस बनती है और इसी साउंड की वजह से हम बोलते हैं, इसी साउंड को हमारी जबान, हमारे दांत और चीक्स और होंठ लफ्जों में तब्दील करते हैं। तो आज हमने जो है वो गैसियस एक्सचेंज के जो हिस्से थे जिनमें एयर पैसेज वे था, उसका पहला हिस्सा नोज, नेजल कैविटी, नॉस्टल्स, फेरेंक्स और लेरेंक्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम उनको जो है वो एलैबोरेट करेंगे। थैंक यू सो मच।